हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा प्रतिदिन का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। और इस घटनाक्रम को लाने का उद्देश्य हमारा यह है कि आप जो आगे महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, समसामयिक घटनाक्रमों से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उसका आप सही तरीके से उत्तर दे सकें। उसके लिए आपको कोई खासा मेहनत न करना पड़े, वो सारा मेहनत हम लोग करके आते हैं और आपके समक्ष जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको आपके समक्ष रखते हैं। तो आशा है कि आप हमारे इस प्रोग्राम से काफ़ी जो है लाभान्वित होंगे और आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह है पहला कि 5G और बियॉन्ड 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5G एंड बियॉन्ड 2023। द हैकाथॉन एम टू शॉर्टलिस्ट इंडिया सेंट्रिक कटिंग एज ideas to convert these ideas into practical solution for 5G and beyond. The contest is being organized for individuals, students, startups and educational institutions in India. The 100 winners of the hackathon will share a total prize money of ₹1 crore. The hackathon will be conducted with the support of mentors from government, industry, academia, telecom companies and other companies etc. भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने 5G और बियॉन्ड 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हैकाथॉन का लक्ष्य भारत केंद्रित अत्याधुनिक विचारों को शॉर्टलिस्ट करना है ताकि इन विचारों को व्यावहारिक 5G और उससे आगे के समाधानों में परिवर्तित किया जा सके। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में व्यक्तियों, छात्रों, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए किया जा रहा है। हैकाथॉन के 100 विजेता को ₹1 करोड़ की कुल पुरस्कार राशि वो साझा किया जाएगा। यह हैकाथॉन सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत, टेलीकॉम कंपनियों, OEM आदि के सलाहकारों के समर्थन से आयोजित की जाएगी। तो ये था पहला आज का घटनाक्रम। जो दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह है PM प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द PM प्रणाम स्कीम। Along with this, the cabinet also approved a package of ₹3,68,000 crore for the continuation of the urea subsidy scheme. The main objective of this scheme is to encourage the balanced use of chemical fertilizers with the combination of biofertilizers and organic fertilizers. The objective of this scheme is to reduce the use of chemical fertilizer in the states. आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने PM प्रणाम योजना को मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने के लिए 3,68,000 करोड़ रुपए के पैकेज को भी मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का उद्देश्य राज्यों में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। तो इस प्रकार से
पीएम प्रमाण योजना जो है, प्रणाम योजना, आपके जैव उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए और यूरिया सब्सिडी को बनाए रखने के लिए दिया गया है। अब अगला जो आज का घटनाक्रम है उसमें मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर साइंड द headquarters agreement in August 2022. In 2019, the cabinet had approved the setting up of CDRI with a subsidiary secretariat in New Delhi. It also approved financial assistance of rupees 480 crore to CDRI over a period of 5 years from 2019-20 to 2023-24. भारत सरकार और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन ने अगस्त 2022 में मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2019 में कैबिनेट ने नई दिल्ली में सहायक सचिवालय के साथ CDRI की स्थापना को मंजूरी दी थी। इसने 2019-20 से 2023-24 तक 5 वर्षों की अवधि में CDRI को 480 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी है। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें रोहित जावा ने कार्यभार संभाला। रोहित जावा ने किसका कार्य संभाला, तो चलिए देखते हैं। रोहित जावा टुक चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. He succeeded Sanjeev Mehta, who retired after the company's annual general meeting. The shareholders approved a proposal to appoint Java as a whole-time director as well as managing director and chief executive officer of HUL, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. He will get an annual remuneration of rupees 21.43 rupees crore and will also get an amount of rupees 4.83 crore as allowance in fiscal year 2024. रोहित जावा ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है. उन्होंने संजीव मेहता का स्थान लिया है जो कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे. शेयरधारकों ने जावा को पूर्णकालिक निदेशक के साथ साथ HUL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. उन्हें 21.43 करोड़ रुपए का वार्षिक मेहनताना मिलेगा और वित्त वर्ष 2024 में भत्ते के रूप में 4.83 करोड़ रुपए की राशि भी मिलेगी. इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 पेश करने को मंजूरी मिली है. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the introduction of the National Research Foundation Bill 2023 in the Parliament. The objective of this bold move is to establish NRF, an apex body to promote, nurture, and promote research and development by fostering a culture of research and innovation in universities, college, research institutes and R&D laboratories in India will play an important role. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 पेश करने को मंजूरी दे दी है. इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य NRF की स्थापना करना है, एक शीर्ष निकाय जो भारत में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थाओं और R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, पोषण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह है उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत. ऑपरेशन कन्विक्शन वाज लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश फॉर
cases of cow slaughters and child abuse. The main objective of this operation is to expedite the prosecution of cases registered under the Protection of Children from Sexual Offences Act. It will also ensure immediate arrest of criminals involved in case of cow slaughters, religious conversion, rape and murder. This will ensure collection of strong evidence against criminals, quality investigation and effective representation of cases in courts. तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने गो हत्या और बाल उत्पीड़न के मामलों के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करना और इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के अभियोजन में तेजी लाना है। यह गौ हत्या, धर्म परिवर्तन, बलात्कार और हत्या के मामलों में शामिल अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेगा। यह अपराधियों के खिलाफ मजबूत सबूतों का संग्रह, गुणवत्तापूर्ण जांच और अदालतों में मामलों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। अगला जो आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वह है अजय बंगा का नाम सूची में शामिल। तो अजय बंगा जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, उनका किस में सूची में शामिल किया गया इनका नाम, तो चलिए देखते हैं। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट Ajay Banga's name has been included in the list of great immigrants of 2023 prepared by a prestigious philanthropic organization. Immigrants have been included in this list for their contribution and work to enrich the and strengthen America and its democracy. तो विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का नाम एक प्रतिष्ठित परोपकारी संगठन की ओर से तैयार की गई 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल किया गया है। अपने योगदान और कार्यों से अमेरिका और उसके लोकतंत्र को समृद्ध और मजबूत करने में प्रवासियों की भूमिका है, उसे इस सूची में शामिल किया गया है। अगला जो घटनाक्रम है उसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कीम launched by the government of India to promote entrepreneurship and create employment opportunities for unemployed youth. Implemented by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Prime Minister's Employment Generation Program aims to assist in setting up micro enterprises in the non-agriculture sectors across the country. The Khadi and Village Industry Commission acts as the national level nodal agency, while the state offices of KYC, state Khadi and Village Industry Boards and district industry centers act as the implementing agency. तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उद्यमिता को बढ़ावा देने और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सतत विकास योजना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जबकि KVIC के राज्य कार्यालय राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण घटना है वह है 27वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज इट्स 27th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, which presented an assessment of the resilience and risk to the Indian financial system. Despite global uncertainties and challenges, the Indian economy continues to exhibit strong growth supported by strong macroeconomic fundamentals. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 27वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन और जोखिमों का आकलन प्रस्तुत किया गया। वैश्विक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत
मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल द्वारा समर्थित मजबूत विकास प्रदर्शित करना जारी रखा। तो आज का ये था महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए, इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए दिन भर की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यही थे। अब हम अगले दिन आपसे रूबरू होंगे नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के साथ। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और इसका लाभ लेते रहिए। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।